स्वागत है सबका। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम बात करेंगे सीरीज फर्स्ट वीडियो फर्स्ट के अंदर अभिवृद्धि विकास और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के 125 प्रश्नों के संदर्भ में। तो एक बार सभी कोई जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे प्रश्नों के संदर्भ में बात करेंगे। सभी शिक्षण एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी टीईटी, सीटेट, बीटेट, एस्टेट कोई भी एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हैं, नेट जो भी एग्जामिनेशन आपको देना है, हर एक एग्जामिनेशंस में अभिवृद्धि विकास से क्वेश्चन आते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं से क्वेश्चन आते हैं। तो 125 प्रश्नों का ये श्रृंखला आपके सामने। समय आपका भी जाया नहीं हो और मेरा भी जाया नहीं हो। चलिए शुरू करते हैं सीरीज फर्स्ट में, वीडियो फर्स्ट नंबर में। क्वेश्चन नंबर 1 है, विकास की प्रक्रिया में बालक के अंतर्गत किस प्रकार का परिवर्तन आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही परिवर्तन आता है। क्योंकि विकास की प्रक्रिया जो होती है ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है और मल्टी डायमेंशनल होती है, इसीलिए इसमें सभी कुछ आते हैं। तो ये मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है, स्वमोह अथवा आत्ममोह का लक्षण विकसित होता है किस अवस्था में? शिशुआ, बालिया, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किशोरावस्था में जो है आत्ममोह के लक्षण विकसित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्नलिखित में से किस काल को गिरोह अवस्था का काल कहा गया है? ऑप्शन ए है वयस्क अवस्था, किशोरावस्था और शिशुअवस्था, बाल्यावस्था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था को गिरोह वाली अवस्था कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, दिवा स्वप्न में खोए रहने का प्रमुख लक्षण है किस अवस्था का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किशोरावस्था में दिवा स्वप्न में खोने का लक्षण प्रमुख होता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों के अंतर्गत समाहित नहीं है? ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन साहचर्य का सिद्धांत, ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी साहचर्य का सिद्धांत जो है ये इसके अंदर नहीं आता है। ये लर्निंग थ्योरी है, सीखने के सिद्धांत के अंदर आते हैं, अधिगम सिद्धांत के अंदर आते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है शारीरिक अर्थ में, सामाजिक अर्थ में, संवेगात्मक अर्थ में, बौद्धिक अर्थ में। तो देखो भाई, ये सभी तो कुल मिलाकर के मानसिक प्रक्रियाओं के अंदर आता है। तो सबसे पहली बात की जो अभिवृद्धि होती है उसमें हम मापन योग्य बातें करते हैं, जो शारीरिक वृद्धि जो दिखाई देती है। ठीक है, तो मेन बातें यहाँ पर है, वृद्धि किससे है संदर्भित है? शारीरिक अर्थ में संदर्भित होता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधिक व्यापक है? वृद्धि, विकास, परिपक्वता, आयु में बढ़ोतरी। तो सबसे पहली बात, जो विकास क्या होता है, विकास क्या होता है, ये होता है आपको मल्टी डायमेंशनल। विकास क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल होता है, इसमें सभी कुछ होते हैं। तो विकास जो है सबसे अधिक व्यापक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस निहित होती है वृद्धि में, विकास में, परिपक्वता में, उक्त तीनों में ही। तो यहाँ पर आप तीनों में ही बच्चे में जो है वृद्धि भी होती है अलग अलग, विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है, और मानसिक जो परिपक्वता होती है वो परिपक्वता भी अलग अलग होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है आप सभी के सामने, जीवन का अनोखा काल माना गया है। जीवन का अनोखा काल किसे माना गया है? तो ऑप्शन है शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो अनोखा काल माना गया है बाल्यावस्था को। ठीक है, जिंदगी का सबसे अनोखा काल माना गया है बाल्यावस्था को। क्वेश्चन नंबर 10, संग्रह करने की प्रवृत्ति का प्रमुख लक्षण होता है प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शिशुअवस्था। तो बाल्यावस्था में संग्रह प्रवृत्ति का विकास होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, बालक के शारीरिक विकास में सर्वाधिक रूप से प्रभावित करने वाला कारक होता है। शारीरिक विकास में सबसे ज़्यादा प्रभावित क्या करता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे अनुवांशिकता। अनुवांशिकता यानी कि जो उसके माता पिता के द्वारा जो उसे जिन की प्राप्ति होती है वो उसके जो है शारीरिक विकास में सर्वाधिक रूप से प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, काम प्रवृत्ति का सुप्तावस्था काल किसे कहा जाता है? शिशुअवस्था में सबसे अधिक होती है काम प्रवृत्ति। ठीक है, माता और पिता के प्रति जो होता है दो ग्रंथियाँ, उसमें इलेक्ट्रा और ओडिपस होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उसका जो है शिशुअवस्था में काफ़ी जो है वो तीव्र होता है, लेकिन बाल्यावस्था में बच्चे जो है पढ़ाई में लग जाते हैं और उसका जो है मार्गान्तिकरण हो जाता है, जिस कारण से यहाँ पे उसका जो है काम प्रवृत्ति सुप्तावस्था में चले जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव चिंतन तर्क का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस आयु में अवस्था में होती है? तर्क का प्रारंभ होता है किस अवस्था में? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, जरावस्था में। तो यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में देखेंगे तो तीसरी अवस्था की बात वहाँ पर करता है जब तर्क का आरंभ हो जाता है। तो वो है आपका कितना? तो 7 से 11 की अवस्था थी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, तो बाल्यावस्था की जो आयु होती है 6 से 12 वर्ष की होती है, और जो प्याजे की संज्ञानात्मक विकास में तीसरी अवस्था थी मूर्त संकेतात्मक अवस्था, वहीं पे आपका यहाँ पर जो है तर्क का जो है प्रारंभ हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन नंबर 14 में है कार्यकारण यानी कि काउज ऑफ इफेक्ट के अमूर्त संप्रेत्य का विकास किस अवस्था में होता है। अमूर्त अमूर्त तो यहाँ पे जो है प्याजे के चौथी अवस्था से आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो आपका किस अवस्था में है, तो किशोरावस्था में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्या होगा आंसर हो जाएगा इसका सी, मतलब किशोरावस्था में जो है अमूर्त जो है संप्रेत्य का विकास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से किस आयु में बालक में मुद्रा यानी रुपये पैसे के प्रत्यय का विकास हो जाता है। ऑप्शन है 1 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 वर्ष की आयु में बच्चों में जो है मुद्रा से संबंधित प्रत्यय का विकास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस आयु अवस्था में बालक में आकार का प्रत्यय स्पष्ट होता है। आकार के संदर्भ में किस अवस्था में जान सकता है, तो 2 वर्ष की अवस्था में, 3 वर्ष की अवस्था में, 5 वर्ष, 8 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि 3 वर्ष की अवस्था में बच्चे जो है आकार के संदर्भ में जान जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो है देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस आयु अवस्था में संख्या 1000 तक का बोध विकसित हो जाता है। बच्चे 1000 तक गिनती जानने लगते हैं, किस अवस्था में, तो किस अवस्था में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 वर्ष की अवस्था में बच्चे जो है 1000 तक का जो संख्या का संप्रत्यय विकसित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है बालक में यौन संबंधी चेतना विकास किस अवस्था में होता है। यौन संबंधी चेतना किस अवस्था में विकसित हो जाती है, पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। तो यौन संबंधी चेतना जो विकसित होती है ये होती है आपको किशोरावस्था में। कब होती है, तो किशोरावस्था में यौन संबंधी चेतना का विकास हो जाता है। आगे है 19 नंबर का प्रश्न। ठीक है, 19 नंबर में है सिगमंड फ्राइड के मतानुसार पुत्री के पिता के प्रति, हमने अभी आपको बताया था ओडिपस इलेक्ट्रा के संदर्भ में, और वो प्रश्न यहाँ पे देख लेंगे आप सभी आ गया है। सिगमंड फ्राइड के मतानुसार पुत्री का पिता के प्रति झुकाव निम्न में से किस ग्रंथि के कारण होता है। तो 19 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जो इलेक्ट्रा ग्रंथि होता है इसमें पुत्री में होता है और ये पिता के प्रति उसका झुकाव दिखाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रा केस में होता है, तो इलेक्ट्रा होती है महिला में, मतलब स्त्री में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, फ्राइड के मतानुसार निम्न में से किस ग्रंथि के कारण पुत्र का झुकाव माता के प्रति होता है। तो सबसे पहले ओडिपस इलेक्ट्रा 2 ग्रंथि के संदर्भ में हमने आपको बताई थी। तो इलेक्ट्रा जो होता है ये लड़कियों में होता है, जबकि जो ओडिपस होता है, इडिपस ग्रंथि होता है, ये लड़कों में होता है। किस में होता है, लड़कों में होता है, और वो अपने जो है पिता के प्रति माता के प्रति इसका झुकाव होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है बाल्यावस्था में बालक का झुकाव निम्न में से सर्वाधिक किसके प्रति होता है। बाल्यावस्था में बालक का झुकाव निम्न में से किसके प्रति होता है, तो परिवार के प्रति, पास पड़ोस, समूह, विद्यालय। तो बाल्यावस्था में जो है बच्चों का विकास सबसे ज़्यादा किसके प्रति होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समूह जो है बनाने लगता है, बच्चे समूहों में रहना पसंद करते हैं, तो समूह के प्रति उसका ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, बालक में नेतृत्व गुणों का विकास निम्न में से किस विकास की अवस्था में हो जाता है। नेतृत्व का गुण किस अवस्था में होने लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाल्यावस्था में उसमें थोड़ी बहुत नेतृत्व की क्षमता लगभग विकसित होने लगती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है निम्नलिखित में से कौन सी विकास की अवस्था बालक के सीखने की दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। सीखने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, तो हम आपको बता देंगे पूर्व बाल्यावस्था की जो आयु होती है 3 से 6 वर्ष की अवस्था, ये आपका शिशुअवस्था के अंदर आता है, और सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण माना गया है इसी आयु को। तो ठीक है, तो यहाँ बाल्यावस्था इसके बाद जो शुरू होता है 6 से लेकर जो 12 वर्ष तक की अवस्था है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाल्यावस्था। इसी में पूर्व बाल्यावस्था से लिया जाता है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, तो ये बाल्यावस्था का एक भाग है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बाल्यावस्था इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से किस अवस्था पर अध्यापकों को बालक के साथ तर्कपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तर्कपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ज़्यादा उग्र व्यवहार यदि करते हैं किशोरावस्था की आयु में, तो यहाँ पर जो है बच्चे भड़क जाते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किशोरावस्था के बच्चों के साथ जो है तर्कपूर्ण ढंग से व्यवहार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, बालक में सामान्यतः सामाजिक एवं मानसिक विकास के लिए निम्न में से कौन सी आयु अवधि महत्वपूर्ण होता है। तो जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था, 8 से 10, 10 से 15, 15 से ऊपर। बालक में सामान्य सामाजिक एवं मानसिक विकास के लिए, सामान्य सामाजिक मानसिक विकास के लिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो है सामाजिक विकास लगभग शुरू होता है कब, तो यहाँ पर 3 वर्ष से आप देखेंगे कि सामाजिक विकास थोड़ा थोड़ा उसमें डेवलप होने लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा आंसर, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था सामाजिक एवं मानसिक विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आपको पता होना चाहिए कि मानसिक विकास जो है 90% तक यहाँ पर शिशुअवस्था में हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 26, बालक बालिकाओं में समाजीकरण भिन्न भिन्न में से किस कारण होता है। बालक और बालिकाओं में जो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है भिन्न भिन्न होती है, वो किस कारण से होती है। ऑप्शन है आपको शारीरिक रचना के कारण, अनुवांशिकता के कारण, दोनों में अलग अलग भूमिका प्रत्याशा के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे कि अनुवांशिकता भी नहीं होती है, शारीरिक रचना भी होती है। इसका जो है समाजीकरण का विकास जो होता है दोनों में अलग अलग भूमिका प्रत्याशा होती है, जिस कारण से यहाँ पर जो है ये विकास अलग अलग देखने के लिए आपको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27, विद्यालय में जाने से पूर्व बालकों के खेल के लिए खेल निम्नलिखित में से किस प्रकार के होते हैं। आत्म केंद्रित, वस्तु केंद्रित, या फिर ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। विद्यालय में जाने से पहले, विद्यालय में जाने से पूर्व, यानी कि ये जो शैशवावस्था की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आत्म केंद्रित खेल खेलता है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में है निम्नलिखित में से किस आयु स्तर पर बालक का सामाजिक विकास सुनिश्चित होता है। किस आयु स्तर पर सामाजिक विकास सुनिश्चित हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर इसका जो है ए लिखा हुआ है। सुनिश्चित होता है मतलब यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, प्रारंभ की बात यहाँ पर की जाती है, ठीक है। और चलिए हमको देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का, ठीक है। 29 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, बालक में मातृभाषा के विकास निम्नलिखित में से किस सामाजिक संस्था द्वारा संपन्न होता है। ऑप्शन ए है विद्यालय, पास पड़ोस, परिवार, मित्र मंडली, ठीक है। मातृभाषा का विकास कहाँ से शुरू होता है, सामाजिक संस्था की बात की जा रही है, तो सामाजिक संस्था की बात की जा रही है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परिवार सबसे पहले वो सामाजिक संस्था है जहाँ बच्चे का जन्म होता है और वहाँ पर मातृभाषा का विकास वहाँ पर शुरू होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 इसमें है मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किस कारकों पर, मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किस कारकों पर निर्भर करता है। अभिवृद्धि पर, परिपक्वता पर, विकास पर, उपयुक्त तीनों पर। तो मानव व्यवहार का जो विकास होता है, व्यवहार का विकास ये जो है किस पे आधारित होता है, ये होता है आपको उपयुक्त तीनों पर, ठीक है। परिपक्वता भी होती है विकास में, अभिवृद्धि भी होती है और विकास की प्रक्रिया भी होती है। क्वेश्चन नंबर 31 इसमें है प्रोक्सिमो विकास नियम, यानी प्रोक्सिमो डेवलपमेंट जो होता है, यहाँ पे है लॉ ऑफ प्रोक्सिमो डिस्टल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस प्रकार का विकास होता है, ठीक है। तो सिर से पैरों के विकास, सिर से पैरों की ओर विकास, केंद्र से सिर की ओर विकास, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रोक्सिमो विकास जो है, प्रोक्सिमो विकास होता है, इसमें आपको आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केंद्र से सिरों की ओर जो विकास होता है इसको प्रोक्सिमो विकास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 इसमें है गर्भावस्था के समय भ्रूण का विकास सिर से पैरों की ओर होना निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत कहलाएगा, ठीक है। कौन सा विकास सिद्धांत कहलाता है। गर्भावस्था में भ्रूण का विकास जो होता है सिर से पैरों की ओर होता है, इसको कौन सा विकास कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसको हम कहते हैं सिफेलोकॉडल। क्या कहते हैं, सिफेलोकॉडल, ठीक है। तो गर्भावस्था में जो भ्रूण का विकास सिर से पैरों की ओर होता है सिफेलोकॉडल उसको कहा जाता है, याद रखिएगा सिफेलोकॉडल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 मानव अभिवृद्धि निम्नलिखित में से किस कारकों पर निर्भर करती है, ठीक है। अभिवृद्धि किस कारकों पर निर्भर करती है, अनुवांशिकता, भोजन, अंतःस्रावी ग्रंथि, एबीसी तीनों। सबसे पहले बात, जो मानव की जो अभिवृद्धि होती है ये भोजन पर भी निर्भर करता है, अनुवांशिकता भी निर्भर करता है, अंतःस्रावी ग्रंथि तीनों पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी और सी तीनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित में से किसका अर्थ है आकार का बढ़ना, ठीक है। आकार का बढ़ना सबसे पहले अभिवृद्धि को दिखाता है, हमने आपको बताई थी अभिवृद्धि के संदर्भ में, अभिवृद्धि और विकास के संदर्भ में। तो अभिवृद्धि सिर्फ जो है कोशिकीय वृद्धि को दिखाता है, ठीक है। तो अभिवृद्धि आकार का बढ़ना ये अभिवृद्धि के अंदर आएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है किशोरावस्था में जननिक लक्षणों का विकास निम्नलिखित में से किसका प्रभाव सर्वाधिक होता है, ठीक है। तो जननिक जो है लक्षणों का विकास इसमें सर्वाधिक प्रभाव होता है। ऑप्शन है अनुवांशिकता, पर्यावरण, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले बात करें जननिक लक्षण की, तो 35 नंबर में जननिक लक्षण की बात करें तो यहाँ पर ये दोनों ही होता है। जैसे जिस क्षेत्र का जलवायु जितना गर्म होता है, अच्छा रहता है, तो उस क्षेत्र में उसी तरह का विकास भी संभव होता है। क्वेश्चन नंबर 36 औपचारिक संक्रिया यानी कि फॉर्मल ऑपरेशन जो प्याजे का है ये किस अवस्था में घटित होता है, किस वर्ष घटित होता है। तो यहाँ पे दिया है 407, 204 और जो है 11 वर्ष से ऊपर, इनमें से कोई नहीं। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होता है ये होता है आपको 11 से ऊपर, तो ठीक है। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर औपचारिक संक्रियाओं का स्तर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पियाजे के मतानुसार बौद्धिक विकास के संदर्भ में 4 से 7 वर्ष की आयु की अवस्था निम्नलिखित में से किस स्तर को इंगित करती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अंतःप्रज्ञा चिंतन और जो है आपका संवेदी गतिशील स्तर, पियाजे के मतानुसार बौद्धिक अंतिम चरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंतःप्रज्ञात्मक चिंतन जो होता है। देखिए दूसरी अवस्था जो होती है उसके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष,
2 से 7 वर्ष, उसमें जो है 2 से 4 और 4 से 7 में बांटा गया। तो एक होता है आपको जो है पूर्व संक्रियात्मक काल, और दूसरा होता है अंतःप्रज्ञा चिंतन। तो अंतःप्रज्ञा चिंतन जो होता है ये 4 से 7 वर्ष में आता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के मतानुसार बौद्धिक विकास का अंतिम चरण है। अंतिम चरण कौन सा है? औपचारिक संक्रियात्मक स्तर जो होता है, जो अमूर्त संक्रियात्मक स्तर इसको कहा जाता है। तो ये आपका जो है आंसर यही होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा क्या इसका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक स्तर जो होता है ये सबसे अंतिम स्तर होता है। पियाजे के मतानुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण कौन सा है? पूर्व संक्रियात्मक स्तर, अंतःप्रज्ञा चिंतन, संवेदी गतिशील अवस्था, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था? सबसे पहली अवस्था इसका है 0 से 2 वर्ष है। ये 0 से 2 वर्ष की अवस्था है, और इस अवस्था का नाम है संवेदी गतिशील अवस्था। ठीक है, यानी कि संवेदी गामक अवस्था भी इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक यानी कंक्रीट ऑपरेशनल का स्तर होता है। कंक्रीट की बात करें, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो ये होता है आपको 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 41, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक अथवा बौद्धिक विकास का पूर्व संक्रियात्मक स्तर की अवधि निम्नलिखित में से होती है। पूर्व संक्रियात्मक स्तर जो होता है इसकी अवधि होती है क्या? 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था। ठीक है, तो ये आंसर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 में है, पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास में आत्मसातीकरण यानी एसिमिलेशन, उसका जो है कुछ सिद्ध संप्रति दिया गया था, उसमें से जो एसिमिलेशन के साथ निम्न में से कौन सी क्रिया संपन्न होती है? आत्मसंज्ञान, समंजन, कल्पना, प्रत्यक्षीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो होता है एकोमोडेशन, आप सुने होंगे एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, तो ये समंजन की प्रक्रिया उसके साथ जो है ये होता है। ठीक है, समाविष्टीकरण भी इसे कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। क्वेश्चन नंबर 43 है, बालकों के सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कारकों में कौन सा कारक उत्तरदायी है? ऑप्शन ए परिवार, पास पड़ोस, विद्यालय, ए और सी तीनों ही। ठीक है, ए और सी तीनों ही। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक विकास के संदर्भ में जो कारक होता है कौन सा उत्तरदायी है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी। ठीक है, यहाँ पर तीनों ही कारक सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, बालकों में भाषा विकास हेतु निम्न कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, भाषा विकास के लिए सर्वाधिक कारक कौन सा है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण, तो सामान्य अभिवृद्धि है भाषा विकास के लिए। ठीक है, कौन सा कारक है? बहुभाषा शिक्षण, धनिक परिवार, या शिक्षा? क्या है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके अनुसार क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सामान्य अभिवृद्धि जो है ये भाषा विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। जैसे जैसे उसका अभिवृद्धि होते जाता है, उसके जो है बोलने वाले अंगों की स्पष्टता भी उतनी होती जाती है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक की भाषा विकास में सहायक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के भाषा विकास में सहायक नहीं है? शारीरिक स्वास्थ्य, बुद्धि, परिवार तथा सामाजिक स्तर, प्रजाति गुण। तो सबसे पहले प्रजाति गुण जो है उसका बालक के भाषा विकास में कोई भी दोष उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, तो 45 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 46 में है, बालक के भाषा विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव सर्वाधिक रूप से पड़ता है? सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव पड़ता है? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर शारीरिक स्वास्थ्य है, बौद्धिक विकास है, यौन भेद, परिवार के सामाजिक आर्थिक स्तर का किसका विकास सबसे ज़्यादा पड़ता है? तो 40 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है भाषा विकास पर। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस आयु स्तर पर बालक जटिल वाक्य बोलने में सक्षम हो जाता है? जटिल वाक्यों को बोलना शुरू कर देता है कब से? यह आंसर आपको देना है। ठीक है, 47 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 वर्ष की अवस्था में बच्चा जो है जटिल वाक्यों को बोलना शुरू कर देता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किस आयु स्तर पर बालक का सामाजिक व्यवहार निश्चित होता है? सामाजिक व्यवहार निश्चित हो जाता है, तो यहाँ पर 3 वर्ष से पूर्व, इसके बाद 3 वर्ष से 6 वर्ष के मध्य, 6 से 12 वर्ष, 12 से 12 के उपरांत, तो सामाजिक विकास का व्यवहार जो है निश्चित होता है आपको। ये बी आंसर आपका इसका होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है इसमें सामाजिक विकास निश्चित हो जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, ब्रूनर के मतानुसार बालकों के विकास की अंतिम अवस्था है। ठीक है, ब्रूनर के अनुसार जो है मतानुसार जो है बालक के विकास की अंतिम अवस्था है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, प्रतीकात्मक अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो मतानुसार जो है ये बालक ब्रूनर के अनुसार जो है अंतिम अवस्था कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रतीकात्मक अवस्था जो होता है ये बालक के विकास की अंतिम अवस्था होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 50, ब्रूनर के अनुसार प्रतिबिंबात्मक अवस्था की काल अवधि होती है। ठीक है, तो प्रतिबिंबात्मक अवस्था जो होती है इसका काल अवधि इसमें इसके अनुसार क्या होती है? 3 वर्ष से 11 वर्ष तक की अवस्था जो होती है ये आपका प्रतिबिंबात्मक अवस्था का काल होता है ब्रूनर के अनुसार। ठीक है, कितना? 3 से 11 वर्ष तक का अवस्था जो प्रतिबिंबात्मक अवस्था होती है, और प्रतीकात्मक अवस्था जो होती है सबसे अंतिम एज होता है। क्वेश्चन नंबर 51, अनुभवों को शब्दों तथा प्रतिभों के माध्यम से ग्रहण करना एवं
प्राप्त अनुभवों को शब्दों के माध्यम से प्रकट करना प्रारंभ होता है। कब प्रारंभ होता है? तो जो है 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 11 वर्ष की आयु के उपरांत, 11 वर्ष की आयु के बाद जो है अनुभवों शब्दों तथा प्रतिभों के माध्यम से ग्रहण करना एवं प्राप्त अनुभवों को शब्दों के माध्यम से प्रकट करना प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, शब्द विहीन क्रियाओं के माध्यम से बालक ज्ञान प्राप्त करना सीखता है। शब्द विहीन क्रिया के माध्यम से बालक ज्ञान प्राप्त करना सीखता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म के 3 वर्ष में। ठीक है, शब्द विहीन, यहाँ पर शब्द नहीं होता है। आगे चलते हैं 53 नंबर। 53 में है आपको, बालक में नैतिकता का विकास सर्वाधिक रूप से होता है। सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा कब होती है? तो सबसे ज़्यादा कब होती है? तो सबसे ज़्यादा किशोरावस्था में इसका हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका है कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, उससे लिया गया है। किससे लिया गया है? कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से लिया गया है। और सबसे ज़्यादा जो होता है आपको जो नैतिकता का विकास होता है, इसका आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 से 11 वर्ष तक में। बालकों में आत्मगौरव की प्रवृत्ति, टेंडेंसी ऑफ सेल्फ पाई जाती है। बालकों में आत्मगौरव की प्रवृत्ति पाई जाती है किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शिशुअवस्था में, या इनमें से कोई इनमें। तो किशोरावस्था की जो आयु होती है, इसमें जो है आत्मगौरव पाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आत्मगौरव इसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, कल्पना की बहुलता यानी कि एक्सेस फैंटेजी रहती है। ठीक है, कल्पना की बहुलता रहती है शिशुअवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, उत्तर प्रौढ़ावस्था में। तो जो 55 नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा कल्पनात्मक रूप में बच्चा सोचते रहता है। क्वेश्चन नंबर 56, विकास की किस अवस्था में बालक का व्यवहार अधिकांशतः मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है? किस अवस्था में बालक का व्यवहार जो है अधिकांशतः मूल प्रवृत्तियों पर जो है आधारित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 56 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो शिशुअवस्था जो है इसमें मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। बालक जो है मूर्त स्तर यानी कॉन्क्रीट चिंतन जो है में सक्षम हो जाता है। तो 7 से 11 वर्ष तक की जो अवस्था होती है पियाजे की, इस अवस्था के अंदर इन्होंने बताया था कि जो यहाँ पर मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 58, आभासीय प्रौढ़ता यानी कि सूडो मेच्योरिटी काल कहा जाता है। ठीक है, आभासीय प्रौढ़ता या फिर सूडो मेच्योरिटी काल कहा जाता है। तो यहाँ पे इस जो आंसर हो जाएगा इसका 58 नंबर का आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सूडो जो होता है यहाँ पे मेच्योरिटी का काल होता है, ये आपका किशोरावस्था में कहा जाता है। सॉरी, ये आंसर यहाँ पे ये नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, तो सूडो मेच्योरिटी का काल कहा जाता है बाल्यावस्था को। आभास होता है वहाँ पर कि बच्चा मैच्योर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, बालक व्यक्तिगत स्वतंत्रता हेतु सर्वाधिक रूप से विचलित होता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता हेतु सर्वाधिक रूप से विचलित होता है वयस्कावस्था में, किशोरावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में। 59 का आंसर इसका हो जाएगा, 59 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्या होगा? बी, यानी कि किशोरावस्था में जो है बालक सर्वाधिक रूप से विचलित होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रत्येक व्यक्ति अपना एक विशिष्ट स्वभाव होता है। प्रत्येक व्यक्ति में अपना एक विशिष्ट स्वभाव होता है। व्यक्ति का स्वभाव निर्भर करता है उसकी प्रकृति पर, उस रसायन पर, उसकी शारीरिक संरचना पर, या इनमें से कोई नहीं। तो 60 नंबर का आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शरीर रसायन पर आधारित करता है उसके अपने विशिष्ट स्वभाव। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से किस युग्म यानी पेयर के योगदान के परिणाम है व्यक्तिक भेद किसका परिणाम है? तो अभिभावक एवं अध्यापक, सामाजिक संस्कृति कारक, पति पत्नी, अनुवांशिकता एवं वातावरण। तो जो युग्म होता है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, व्यक्तिगत भेद होने के कारण अनुवांशिकता वातावरण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं व्यवहार के संज्ञानात्मक पक्ष में, भावात्मक पक्ष में, क्रियात्मक पक्ष में, उपयुक्त तीनों में ही। तो यहाँ पर जो है व्यक्तिगत भेद तीनों में ही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, सामान्य रूप से प्रतिभाशाली बालक में बुद्धिलब्धि यानी आईक्यू कितनी होती है? सामान्य बालक की आईक्यू कितनी होती है? तो ये आपको बताना है। तो 63 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 130 जो होता है, 100 से 130 तक की जो ये होता है सामान्य स्तर के बालकों में पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान का आधारभूत मानदंड क्या होना चाहिए? बच्चों, प्रतिभाशाली बालक को हम कैसे पहचानेंगे? तो मौलिकता से पहचानेंगे, शब्द प्रवाह से पहचानेंगे, बौद्धिक उत्कृष्टता से, या इनमें से कोई नहीं। तो 64 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका, 64 नंबर का आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो उसका बौद्धिक उत्कृष्टता होती है, इससे पता लगाया जा सकता है कि बच्चा प्रतिभाशाली है या सृजनात्मक है, किस प्रकार का है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बौद्धिक उत्कृष्टता से हम पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रतिभाशाली बालक यानी गिफ्टेड चिल्ड्रेन जो होता है कि शिक्षा व्यवस्था हेतु निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को अपनाना नहीं चाहिए? ठीक है, तो नहीं अपनाना चाहिए, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी प्रक्रिया नहीं अपनाएं? तो यहाँ पर अगली कक्षा में प्रोन्नत कर देना
उसी कक्षा में पुनरावृत्ति करना, निर्धारित पाठ्यक्रम को शीघ्र पूरा करवाना, संवर्धित पाठ्यक्रम। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 65 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, उसी कक्षा में हम उसको कैसे रख सकते हैं, जब कोई बालक ज़्यादा ही गिफ्टेड है, वर्ल्ड गिफ्टेड है, तो इसको हम उस कक्षा में नहीं रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, पिछड़े बालकों बैकवर्ड चिल्ड्रन की पहचान हेतु उनकी शैक्षिक निष्पत्ति EQ को ज्ञात करने के लिए उसकी शैक्षिक आयु वास्तविक आयु का भाग दिया जाता है। ठीक है, शैक्षिक आयु में वास्तविक आयु से भाग दिया जाता है, वास्तविक आयु से गुना किया जाता है, या फिर मानसिक आयु को भाग दिया जाता है, मानसिक आयु से गुना किया जाता है। तो जो IQ का जो फॉर्मूला है, MA/CA × 100। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा आंसर, ए हो जाएगा, यानी कि वास्तविक आयु को भाग दिया जाता है। ठीक है, तो आज की सीरीज में इतनी बातें हम लोग करते हैं। अगले सीरीज में पुनः क्वेश्चन को एक सीरीज लेके आएंगे, यहाँ पर 125 प्रश्नों का श्रृंखला होगा, और भी यहाँ पर जो है प्रश्नों के साथ साथ हम लोग उसको देखने का प्रयास करेंगे।